एक छोटे से गांव देवपुर में दो सगे भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम माधव था और छोटे भाई का नाम गोपाल। माधव जन्म से ही दृष्टिहीन था। उसने कभी इस संसार के रंग नहीं देखे थे। इसी कारण वह अधिकतर समय घर में ही रहता था। आंखों से वंचित होने के बावजूद माधव अत्यंत समझदार, धैर्यवान और गहरी सोच रखने वाला व्यक्ति था। जीवन की कठिनाइयों ने उसे ऐसी शक्ति दी थी कि वह बिना देखे भी बहुत कुछ समझ लेता था। वह आवाज़ों, स्पर्श और हलचल से ही मनुष्य और पशु की पहचान कर लेता था। छोटा भाई गोपाल खेतीबाड़ी करता था। खेत ही उसकी आजीविका का मुख्य साधन था, लेकिन उसकी मेहनत पर अक्सर जंगली जानवर पानी फेर देते थे। कभी नीलगाय, कभी हिरण, तो कभी सुअर आकर रातों रात फसल रौंद जाते। गोपाल ने खेत के चारों ओर बाड़ लगवाई, मसाले जलाई, डराने के कई उपाय किए, पर कोई भी तरीका स्थायी सिद्ध नहीं हुआ। हर बार कोई न कोई जानवर उसकी फसल नष्ट कर देता। कई दिनों तक परेशान रहने के बाद गोपाल के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि उसका बड़ा भाई भले ही देख नहीं सकता, लेकिन उसकी समझ और अनुभव किसी भी सामान्य व्यक्ति से कम नहीं है। गोपाल ने उसी दिन खेत के कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी बनवाई और माधव को वहां बैठा दिया। गोपाल ने कहा, भैया तुम यहीं बैठा करो। अगर तुम्हें किसी जानवर की आहट, सांस या हलचल महसूस हो तो ऊंची आवाज़ लगाना। जानवर डरकर भाग जाएगा और हमारी फसल बच जाएगी। माधव ने सहमति में सिर हिला दिया। उसी दिन से वह झोंपड़ी में रहने लगा। रात हो या दिन, जब भी उसे पैरों की आहट, सांस की तेजी या घास की चरमराहट सुनाई देती, वह जोर से आवाज़ देता। अचानक उठी आवाज़ से जानवर घबरा जाते और भाग खड़े होते। इस प्रकार कई दिनों तक खेत सुरक्षित रहा। एक दिन अचानक एक हिरनी तेजी से खेत में घुस आई। उसने बाड़ को तोड़ दिया और आगे निकल गई। उसी समय राजा वीरभद्र अपने सैनिकों के साथ शिकार करते हुए उसी दिशा में पहुंचे। राजा हिरनी का पीछा कर रहे थे। राजा की दृष्टि झोंपड़ी में बैठे माधव पर पड़ी। उन्होंने पूछा, हे भाई, क्या तुमने यहाँ से कोई हिरन जाते देखा है? माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं नेत्रहीन हूँ, देख तो नहीं सकता, लेकिन जो प्राणी यहाँ से गया है वह आपके शिकार के योग्य नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप आगे न जाएं। राजा चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति कैसे जान सकता है कि वह किसका पीछा कर रहा है। राजा ने कहा, तुम कहते हो कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, फिर यह कैसे जान लिया कि मैं हिरण का शिकार कर रहा हूँ? माधव ने नम्रता से कहा, महाराज, जिसे आप हिरण समझ रहे हैं वह गर्भवती हिरणी है। धर्म के अनुसार किसी होने वाली माता का वध करना अनुचित है, इसलिए मैंने आपको रोका। यह सुनकर राजा और अधिक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तुरंत एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया, उस हिरणी को जीवित खोज कर लाओ। मैं इसकी सच्चाई स्वयं देखना चाहता हूँ। सैनिक घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। कुछ दूरी पर उसने देखा कि वही हिरणी एक वृक्ष के नीचे खड़ी है। उसकी सांस तेज थी और पेट साफ रूप से भारी दिखाई दे रहा था। सैनिक तुरंत लौट आया और राजा को सारी बात बता दी। राजा गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने माधव से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे ज्ञात हुआ, जबकि तुम देख नहीं सकते? माधव ने कहा, महाराज, जब वह हिरणी खेत से निकली तब उसके कदमों की गति से मैंने समझ लिया कि वह नर नहीं है। बाड़ ऊंची नहीं थी। यदि वह नर होता तो छलांग लगाकर निकल जाता, लेकिन उसने छलांग नहीं लगाई, बल्कि बाड़ तोड़कर भागी। इससे मुझे समझ आ गया कि वह गर्भवती है और अपने शिशु की रक्षा कर रही थी। राजा माधव की बुद्धि और विवेक से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि ऐसा व्यक्ति साधारण नहीं है और उसे अपने साथ रखना चाहिए। राजा वीरभद्र माधव की ओर देर तक देखते रहे। उन्हें यह अनुभव हो रहा था कि यह व्यक्ति केवल बुद्धिमान नहीं, बल्कि गहरी अंतर्दृष्टि रखने वाला है। कुछ क्षण मौन रहने के बाद राजा ने कहा, तुम जैसे विवेकशील व्यक्ति को गांव में सीमित रहना उचित नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ राजमहल चलो। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान का भाई हूँ। आपके चरणों के पास रहना मेरे लिए बड़ा सम्मान होगा। राजा माधव को महल ले आए। महल पहुंचकर उन्होंने उससे उसका नाम, जीवन
और अनुभवों के विषय में विस्तार से पूछा। माधव ने सरल शब्दों में अपनी पूरी जीवन कथा सुना दी। अगले दिन राजा ने माधव को फिर बुलवाया। राजा कुछ चिंतित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, माधव, तुम्हारी बुद्धि असाधारण है। मेरे मन में वर्षों से एक प्रश्न है जो मुझे चैन नहीं लेने देता। माधव ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि वह प्रश्न राज्य या धर्म से जुड़ा है तो मैं अवश्य उत्तर देने का प्रयास करूंगा। राजा कुछ क्षण रुके, फिर बोले, यह प्रश्न मेरे निजी जीवन से जुड़ा है। क्या तुम यह बता सकते हो कि मैं अपने माता पिता की वास्तविक संतान हूँ या नहीं? यह सुनकर माधव चुप हो गया। उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर जानना आपके लिए आवश्यक नहीं है। आप राज्य के राजा हैं, यही आपका सत्य है। राजा ने गंभीरता से कहा, नहीं माधव, यह प्रश्न मेरे हृदय में वर्षों से है। मैं इसका उत्तर अवश्य जानना चाहता हूँ। माधव ने फिर कहा, यदि सत्य आपके मन को कष्ट पहुँचाए तो? राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं वचन देता हूँ कि सत्य सुनकर क्रोधित नहीं होऊंगा। तब माधव ने कहा, यदि ऐसा है तो पहले आप प्रतिज्ञा करें कि मेरे उत्तर से आप प्रसन्न नहीं होंगे। राजा ने तुरंत वचन दिया। तब माधव ने शांत किंतु स्पष्ट स्वर में कहा, महाराज, आप किसी राजा की नहीं बल्कि एक अत्यंत कंजूस व्यापारी की संतान है। राजा का चेहरा एकाएक पीला पड़ गया। क्रोध और पीड़ा के साथ वह तुरंत अपनी माता के पास गया। उन्होंने अपनी माता से गंभीर स्वर में कहा, माता, आज मुझे सत्य जानना है। कृपया बिना कुछ छिपाए बताइए, क्या मैं वास्तव में आपकी संतान हूँ? रानी कुछ क्षण मौन रही। उनके हाथ कांपने लगे और आंखों में आंसू भर आए। कांपती हुई आवाज़ में उन्होंने कहा, पुत्र, अब समय आ गया है कि तुम्हें सच बता दिया जाए। राजा का हृदय धड़कने लगा। रानी ने गहरी सांस लेकर कहा, हमें वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई थी। हम दोनों बहुत दुखी रहते थे। उसी समय एक व्यापारी मित्र का परिवार एक भयानक अग्निकांड में नष्ट हो गया। उस दुर्घटना में केवल एक शिशु जीवित बचा, वही तुम थे। राजा अवाक होकर सुनता रहा। रानी ने आगे कहा, हमने तुम्हें अपने पुत्र के रूप में अपनाया, तुम्हें सच्चे मन से पाला, तुम्हें राजा बनाया, लेकिन सत्य यही है कि तुम हमारे रक्त से नहीं हो। वह व्यापारी तुम्हारे जन्मदाता थे और वह अत्यंत कंजूस स्वभाव के व्यक्ति थे। यह सुनकर राजा जैसे पत्थर के हो गए। कुछ देर तक वे वहीं खड़े रहे, फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल आए। राजा सीधे माधव के पास पहुँचे। उन्होंने भारी स्वर में पूछा, माधव, तुम्हें यह सब कैसे ज्ञात हुआ? तुमने न मेरी माता से बात की न किसी और से, फिर भी तुमने सत्य कैसे जान लिया? माधव ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। मैंने केवल आपके व्यवहार को देखा, या यूं कहूँ महसूस किया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, मेरे व्यवहार से कैसे? माधव ने कहा, हाँ महाराज, यदि आप जन्म से राजा होते तो जब आपने मेरी बुद्धि की परीक्षा ली, सत्य पाया और उससे प्रभावित हुए, तो स्वाभाविक था कि आप मुझे सम्मान या पुरस्कार देते, लेकिन आपने एक साधारण भेंट तक नहीं दी। उसी क्षण मुझे समझ आ गया कि आप राजवंश में नहीं जन्मे, बल्कि ऐसे व्यक्ति की संतान है जिसकी प्रवृत्ति में कंजूसी गहराई से बसी हुई है। राजा का सिर लज्जा से झुक गया। उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा, माधव, तुमने सही कहा। आज मुझे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का बोध हुआ है। राजा ने तुरंत स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली मंगवाई और माधव के हाथ में रखते हुए कहा, आज से मैं यह दोस्त त्यागने का संकल्प लेता हूँ। तुमने मुझे केवल सत्य नहीं दिखाया बल्कि आत्मबोध भी कराया है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा उद्देश्य कभी अपमान करना नहीं था। सत्य कड़वा होता है पर वही मार्ग दिखाता है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, एक और बात है माधव, मैं चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ है वह केवल हमारे बीच ही रहे। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह रहस्य मेरे हृदय में सुरक्षित रहेगा। राजा ने संतोष की सांस ली और कहा, आज से तुम केवल मेरे सलाहकार नहीं, मेरे अपने समान हो। कुछ दिनों बाद राजा ने माधव से कहा, मुझे संदेह है कि मेरे दरबार में कोई व्यक्ति मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। क्या तुम अपनी विवेक शक्ति से इसका पता लगा सकते हो? माधव ने कुछ सोचकर कहा,
महाराज, यदि आप अनुमति दे तो मैं दरबार में उपस्थित होकर मंत्रियों की बातों, सवार और व्यवहार को ध्यान से सुनना चाहता हूँ। वहीं से सत्य प्रकट होगा। राजा ने सहमति में सिर हिला दिया। अगले दिन राजा वीरभद्र ने माधव को अपने साथ राज दरबार में चलने का आदेश दिया। सुबह होते ही दरबार सज गया। सभी मंत्री, सामंत और अधिकारी अपनी अपनी जगह पर उपस्थित थे। जब माधव दरबार में पहुंचा तो बहुत से दरबारियों के मन में आश्चर्य था कि एक नेत्रहीन व्यक्ति को राजा ने इतना महत्व क्यों दिया है। राजा ने सबके सामने घोषणा की, आज से माधव हमारे दरबार का विशेष सलाहकार होगा। राज्य से जुड़े हर महत्वपूर्ण विषय में इसकी राय ली जाएगी। यह सुनकर कुछ मंत्री चौंक गए। कुछ के चेहरे पर असंतोष भी झलकने लगा। माधव चुपचाप एक और बैठ गया। वह किसी को देख नहीं सकता था, लेकिन हर आवाज़, हर सांस, हर हिचक और हर स्वर परिवर्तन को गहराई से महसूस कर रहा था। राजा ने राज्य के कामकाज पर चर्चा शुरू की। एक एक करके मंत्रियों से प्रश्न पूछे गए। हर मंत्री अपनी योजनाएं और सुझाव देने लगा। जब मंत्री चंद्रसेन बोल रहा था तब माधव का ध्यान विशेष रूप से उसकी आवाज़ पर गया। उसकी वाणी में बार बार रुकावट थी। कभी स्वर ऊंचा हो जाता, कभी अचानक धीमा पड़ जाता। एक ही प्रश्न के उत्तर में वह अपने शब्द बदल देता था। दरबार समाप्त होने के बाद राजा ने माधव को एकांत में बुलाया। राजा ने पूछा, माधव, तुमने आज दरबार में क्या अनुभव किया? माधव ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, महाराज, एक मंत्री ऐसा है जिसकी वाणी और व्यवहार सामान्य नहीं है। जब वह बोलता है तो उसका स्वर भय और छल से भरा प्रतीत होता है। राजा ने गंभीर होकर पूछा, किसकी बात कर रहे हो? माधव ने उत्तर दिया, मंत्री चंद्रसेन। वह जब भी आपसे बात करता है तो शब्दों में स्थिरता नहीं रहती। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी ही बात को अलग अलग ढंग से दोहराता है। राजा ने तुरंत अपने विश्वस्त सेनापति को बुलाया और आदेश दिया, चंद्रसेन पर गुप्त निगरानी रखी जाए। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, हर सूचना मुझे दी जाए। कुछ दिनों तक गुप्तचरों ने मंत्री पर नजर रखी। फिर एक दिन सेनापति ने आकर सूचना दी, महाराज, माधव का संदेह सही निकला। मंत्री चंद्रसेन गुप्त रूप से पड़ोसी राज्य के शासक से संपर्क में है। वह सीमा की सुरक्षा कमजोर करवा रहा है और कुछ दरबारियों को भी अपने साथ मिला चुका है। यह सुनकर राजा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने माधव की ओर देखा और कहा, तुमने समय रहते मुझे सावधान कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह स्वयं अपने अपराध को स्वीकार करे। माधव ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो एक उपाय है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा उपाय? माधव बोला, आप दरबार में यह घोषणा करें कि राज्य के सबसे ईमानदार मंत्री को राजकोष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जो सच्चा होगा वह शांत रहेगा और जो गद्दार होगा वही सबसे अधिक बेचैन दिखाई देगा। राजा ने योजना स्वीकार कर ली। अगले दिन दरबार में राजा ने घोषणा की। यह सुनते ही मंत्री चंद्रसेन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और वह तुरंत बोल पड़ा, महाराज, यह जिम्मेदारी मुझे क्यों नहीं दी जा रही? माधव ने धीरे से कहा, महाराज, अब और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। राजा ने तुरंत सेनापति को संकेत किया। सिपाहियों ने चंद्रसेन को पकड़ लिया। उसके पास से शत्रु राज्य के पत्र और स्वर्ण मुद्राएं बरामद हुई। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, माधव, तुम्हारी बुद्धि ने आज पूरे राज्य को विनाश से बचा लिया। उन्होंने माधव को सम्मानित किया और कहा, आज से तुम मेरे केवल सलाहकार नहीं, राज्य के रक्षक हो। कुछ समय तक राज्य में शांति बनी रही। राजा वीरभद्र अब हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले माधव की राय अवश्य लेते थे। माधव भी पूरे मनोयोग से अपनी जिम्मेदारी निभाता था। वह किसी पद या सम्मान का लोभी नहीं था, बल्कि उसे इस बात का संतोष था कि उसकी बुद्धि से राज्य सुरक्षित रह रहा है। एक दिन दरबार में घुड़सवार व्यापारी उपस्थित हुआ। उसके साथ एक सुंदर और बलवान घोड़ा था। व्यापारी ने बड़े गर्व से कहा, महाराज, यह शुद्ध अरबी नस्ल का घोड़ा है। इतनी तेज चाल और सहन शक्ति वाला घोड़ा पूरे राज्य में नहीं मिलेगा। इसकी कीमत 20,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। राजा ने घोड़े को ध्यान से देखा। घोड़ा देखने में आकर्षक था। उसकी देह सुडौल और चाल तेज प्रतीत हो रही थी। फिर भी राजा ने तुरंत निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा, माधव को बुलाया जाए।
कुछ ही देर में माधव दरबार में आया। राजा ने उससे कहा, यह व्यापारी इस घोड़े को सर्वोत्तम नस्ल का बता रहा है और भारी मूल्य मांग रहा है। तुम क्या कहते हो, क्या मुझे यह घोड़ा खरीदना चाहिए? माधव ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं नेत्रहीन हूँ, परंतु यदि अनुमति हो तो घोड़े को मेरे पास लाया जाए ताकि मैं उसकी चाल और सांस की ध्वनि सुन सकूं। राजा ने संकेत किया और घोड़े को माधव के निकट लाया गया। माधव कुछ क्षण शांत खड़ा रहा। उसने घोड़े के चलने की आवाज़, टापों की गूंज और सांस लेने की गति को ध्यान से सुना। फिर उसने धीरे से कहा, महाराज, यह घोड़ा न तो शुद्ध अरबी नस्ल का है और न ही पूरी तरह स्वस्थ है। इसकी सांस में असमानता है और टापों की आवाज़ में वह मजबूती नहीं है जो एक उत्तम घोड़े में होती है। मेरे अनुमान से यह घोड़ा अंदर से दुर्बल है। यह सुनते ही व्यापारी घबरा गया। उसने झट से कहा, महाराज, यह व्यक्ति अंधा है, इसे घोड़ों का क्या ज्ञान, यह मेरे घोड़े को बदनाम कर रहा है। राजा ने बिना कुछ कहे अस्तबल के अधिकारी को बुलाया और आदेश दिया, घोड़े को शाही अस्तबल में ले जाकर वैद्य से जांच करवाई जाए। कुछ समय बाद शाही वैद्य आया और उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, माधव की बात सत्य है, यह घोड़ा भीतर से बीमार है। अधिक दौड़ाने पर यह किसी भी समय गिर सकता है। यह सुनकर राजा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुमने राज्य को धोखा देने का प्रयास किया है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया और व्यापारी को बंदी बना लिया गया। फिर राजा ने माधव की ओर मुड़कर कहा, माधव, एक बार फिर तुम्हारी बुद्धि ने मुझे बड़े नुकसान से बचा लिया। तुम वास्तव में मेरे लिए ईश्वर का वरदान हो। माधव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, यह सब आपके विश्वास का फल है। मैं तो केवल वही कहता हूँ जो मुझे अनुभव होता है। राजा ने उसी दिन घोषणा की कि माधव को विशेष सम्मान, स्वर्ण मुद्राएं और दरबार में सर्वोच्च सलाहकार का स्थान दिया जाए। अब राज्य में कोई भी निर्णय माधव की सलाह के बिना नहीं लिया जाता था। इस प्रकार एक नेत्रहीन परंतु विवेकशील व्यक्ति ने अपनी सूझबूझ से न केवल राजा का विश्वास जीता बल्कि पूरे राज्य को संकटों से सुरक्षित रखा। लोगों में यह कहावत प्रचलित हो गई कि आंखों से नहीं, विवेक से देखने वाला ही सच्चा मार्गदर्शक होता है।